नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और देहरादून से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर देर रात नेहरू कॉलोनी के मुखमपुर फ्लाईओवर के पास रखे प्लास्टिक के पाइपों में आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल के साथ मशक्कत के साथ आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने से लाखों की पाइप जलकर खाक हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से देहरादून की एक घटना है, जहां पर देर रात नेहरू कॉलोनी के मुखमपुर फ्लाईओवर के पास रखे प्लास्टिक के पाइपों में आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल के साथ आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने से लाखों की पाइप जलकर खाक हो गई। उत्तराखंड में आज से शीतकालीन चारधाम यात्रा का शुभारंभ होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी या खुद यात्रा का शुभारंभ करेंगे। सीएम धामी आज ऊखीमठ में केदारनाथ के शीतकालीन जो गद्दी स्थल है ओंकारेश्वर, वहां पर पूजा अर्चना करने वाले हैं। शीतकालीन चारधाम यात्रा का शुभारंभ करेंगे। ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर, बाबा केदारनाथ का शीतकालीन प्रवास और शीतकालीन में बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना ओंकारेश्वर मंदिर में ही होती है। और आज से शीतकालीन यात्रा की शुरुआत हो रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए रुद्रप्रयाग से संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, ये पहली बार होगा कि शीतकालीन यात्रा की शुरुआत होगी और आज इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री खुद करने वाले हैं। कितने बजे पहुंचेंगे, कब पूजा अर्चना का कार्यक्रम और आगे का किस तरीके का कार्यक्रम? जी बिल्कुल लीलू, आपको बता दें क्योंकि जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रहेगा, कल मुख्यमंत्री रुद्रप्रयाग दौरे पे आए थे और 2 दिन का भ्रमण था और आज उनका दूसरा दिन है। तो कहीं ना कहीं आज सुबह 9 बजे वो जो शीतकालीन गद्दी स्थल है पंच केदारों का ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ जाएंगे और 9 बजे वहां पर पूजा अर्चना करने के साथ ही वो वहां पर जो शीतकालीन यात्रा है चार धामों की उत्तराखंड की, उसकी शुरुआत भी करेंगे। और जिस तरीके से कल से जो मुख्यमंत्री का दौरा ऊखीमठ क्षेत्र का रहा है केदारनाथ विधानसभा का, और उन्होंने कल जो ओंकारेश्वर मंदिर में पांडव लीला में शिरकत किया और उसके बाद जो देर साय तक वो सारी गांव में लगभग 2 से ढाई घंटे सारी गांव में चौपाल में रहे, तो उन्होंने यही बात कही कि आज जो शीतकालीन यात्रा शुरू होगी कहीं न कहीं कई मायनों में वो अहम भी रहेगी। और जो साल भर की यात्रा हमारी अब चलेगी वो 6 माह ग्रीष्म काल के 6 माह शीतकाल के, वो हम कहीं ना कहीं केदार घाटी से शुरुआत हम करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो केदार घाटी का एरिया है, चार धाम यात्रा से जो जुड़ा हुआ एरिया है हमारा पूरे उत्तराखंड में, वो पूरा लोगों की रोजी रोटी से भी, रोजगार से भी जुड़ा हुआ क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं इससे बड़ा फायदा रोजगार करने वाले लोगों को भी मिलेगा। और कहीं ना कहीं सीएम धामी ने कल ये भी अपील की है कि जो श्रद्धालु हैं जो देश विदेश से आते हैं वो शीतकालीन यात्रा में भी आएं और जो चारों धाम है उनके दर्शन भी करें। और इसके साथ ही जो यहाँ पे पर्यटक स्थल है, चाहे हम रुद्रप्रयाग जनपद की बात करें, उत्तरकाशी जनपद की बात करें या फिर चमोली जनपद की बात करें, जहां भी चार धाम है उन पर्यटक स्थलों का भी वो भ्रमण करें और कहीं ना कहीं यात्रा को एक पूरी तरीके से जो व्यवस्थाएं, यात्रा की तैयारियां वो चाक चौबंद करने का दावा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। जी बिल्कुल संदीप, एक बार हमारे दर्शकों के लिए बता दे, चूंकि शीतकालीन जो यात्रा है पहली बार इसकी शुरुआत हो रही है। हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग डोली, चाहे यमुनोत्री, गंगोत्री या केदारनाथ बद्रीनाथ की, अलग अलग मंदिरों में रखी जाती है। शीतकाल में कहां कहां जा सकते हैं जो भक्त हैं, कहां कहां दर्शन कर सकते हैं और वहां पर किस तरह की व्यवस्था? जी बिल्कुल, आपको बता दें, अगर हम रुद्रप्रयाग जनपद की बात करें जो या बद्रीनाथ धाम की बात करें, तो कहीं ना कहीं जोशीमठ में जो आप दर्शन करते हैं भगवान बद्रीनाथ के शीतकाल में, और इसके साथ ही जो केदारनाथ के दर्शन होते हैं। और मैं आपको ये बड़ी बात बता दूं कि केदारनाथ धाम में ये पंच केदारों का गद्दी स्थल है ओंकारेश्वर मंदिर, जहाँ पर एक केदारनाथ के साथ ही यहाँ पर तुंगनाथ, मध्यमेश्वर, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर 5 केदार भगवान शिव के 5 रूपों की पूजा अर्चना होती है। और वो पंच केदारों के गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में होती है। और वहीं से आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शीतकालीन यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बेहद खास भी है, क्योंकि बीच में एक बार पहले भी शीतकालीन यात्रा शुरू हुई थी और उस दौरान कुछ समय बाद वो बंद हो गई थी, लेकिन अब फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यही एक उद्देश्य है कि शीतकालीन यात्रा की जाए और जो श्रद्धालु जो ग्रीष्म काल में चारों धामों के दर्शन नहीं कर पाते हैं वो शीतकाल में आकर भगवान भोलेनाथ के या बद्री विशाल के, गंगोत्री, यमुनोत्री के वो शीतकाल में दर्शन कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं एक बड़ी बात ये भी है कि जो मुख्यमंत्री ने लगातार कहते आए कि शीतकाल यात्रा में जो व्यवस्था होगी, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं होगी, इसके लिए भी पूरा जो सिस्टम है वो पूरी तरह तैयार है। जी
बिल्कुल, तो पूरी तरह से तैयार इस वक्त उत्तराखंड दिखाई दे रहा है। शीतकाल में जो चार धाम यात्रा है, अब जो लोग हैं वो कर सकते हैं। ग्रीष्मकाल में तो मंदिर के कपाट खुलते ही हैं चारों धाम के, लेकिन अब शीतकाल में भी यात्रा श्रद्धालु कर पाएंगे। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत हुआ। मंदिर के पुजारियों, स्थानीय लोगों ने सीएम का स्वागत किया। सीएम धामी काफी देर तक ओंकारेश्वर मंदिर में रहे और यहां के पांडव नृत्य को देखा। तो ये तस्वीर देखिए जहां पर ऊखीमठ पहुंचे थे और यहां पर जोरदार स्वागत पुष्कर सिंह धामी का हुआ। आज सुबह सुबह ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना भी करने वाले हैं मुख्यमंत्री, लेकिन उससे पहले कल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पांडव नृत्य में शरीक हुए, साथ ही पांडव नृत्य में उन्होंने डांस भी किया। सब जितने कलाकार थे उनके साथ वो दिखाई दिए। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं ऊखीमठ रुद्रप्रयाग की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ऊखीमठ के सारी गांव भी पहुंच गए, जहां पर सीएम धामी ने स्थानीय महिलाओं के बनाए पहाड़ी जूस पिया। इस दौरान सीएम धामी ने स्थानीय लोगों के बनाए कपड़े, दूसरे उत्पादों के स्टॉल का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम धामी ने मातृशक्ति के साथ बात भी की। ऊखीमठ के दूरस्थ गांव सारी में सीएम धामी के आने से लोगों में भारी खुशी देखने को मिली। अपने सीएम को अपने बीच देखकर लोगों में गजब का उत्साह दिखा। उत्तरकाशी की मस्जिद के बाद नरेंद्र नगर में नमाज के विरोध का मसला अब सामने आया है। उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। बीजेपी विधायक दिलीप महंत इसे अभी शुरुआत बता रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड और कांग्रेस इस तरह की बात को देवभूमि के लिए सही नहीं मान रही है। उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ कि पड़ोसी जिले टिहरी के नरेंद्र नगर में जुम्मे की नमाज पर सवाल उठने शुरू हो गए। शुक्रवार को हिंदूवादी संगठनों ने नमाज न पढ़ने की चेतावनी दी, तो हर शुक्रवार को हनुमान चालीसा पाठ करने की बात भी कही। पहाड़ों में बन रहा माहौल क्या जंगल की आग की तरह है, जो फैलती ही जा रही है। इस तरह के हालात देवभूमि के लिए ठीक नहीं है। शादाब शम्स ने कहा कि दोनों पक्षों को ये एक दूसरे को समझना होगा, क्योंकि इससे पहाड़ का संदेश खराब हो रहा है। तो ये मुझे लगता है कि लेकिन पहाड़ का ये चरित्र नहीं है जो पहाड़ में हो रहा है। इससे सब लोगों को बहुत संवेदनशीलता से लेना चाहिए। मेरे कई मित्रों के मेरे पास फोन आए जो मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते हैं, वो उत्तराखंड आते हुए अब भयभीत हो रहे हैं। उनको लग रहा है कहीं ऐसा ना हो हम मुसलमान हैं, वहाँ जाएं, हम घूमने जाएं, हमारे साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए। तो ये चिंता का विषय जरूर है और इसको सरकार भी गंभीरता से ले रही है और मेरा संगठन भी गंभीरता से ले रहा है कि इस तरह का वातावरण कम से कम उत्तराखंड खराब वातावरण के रूप में नजर न आए। उत्तराखंड में इस वक्त बीजेपी सरकार है, हिंदुत्व जिसकी विचारधारा है, पर इसी के साथ जो माहौल बन रहा है, क्या वाकई उसे संभालने की जरूरत है? बीजेपी विधायक दिलीप रावत के मुताबिक अभी तो शुरुआत हुई है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के मुताबिक बीजेपी सरकार के संरक्षण में हर जगह ये काम हो रहा है। देखिए, अगर हमें कोई छेड़ेगा तो ये प्रतिक्रिया होगी, जब क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी। और मैं समझता हूँ कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे वो लड़ाई है। और अगर इन्होंने किसी भी हमारे सनातन धर्म वालों को छेड़ा, उनकी व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया, तो इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। हो सकता था। नागरिकों को नागरिक के हैसियत से देखा जाना बहुत ही आवश्यक है और किसी को भी अपनी पूजा अर्चना करने का मौका। हाँ, हनुमान चालीसा खूब पढ़िए। बीजेपी के कुछ नेता उत्तरकाशी और नरेंद्र नगर में बने माहौल को सही बता रहे हैं। वहीं वक्फ बोर्ड हो या कांग्रेस, दोनों धर्म के सम्मान और संतुलन की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही है, उस पर सांप्रदायिक सियासत खुलकर हो रही है और ये सब देवभूमि में हो रहा है। कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18। कट्टरपंथी के तरफ बाहर में क्या मस्जिद खोलने का काम कर रहे हैं। देहरादून के होमगार्ड्स शनिवार को देहरादून के होमगार्ड्स हेडक्वार्टर में होमगार्ड्स और नागरिक स्थापना दिवस का कार्यक्रम हुआ, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड्स के लिए 4 बड़ी घोषणाएं की है। 9000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर तैनात होमगार्ड्स वॉलंटियर्स को 200 रुपए प्रतिदिन
जवान प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके साथ ही एसडीआरएफ जवानों के साथ ही ट्रेंड होम्स की जो होमगार्ड्स की तैनाती होगी वो 100 रुपए प्रतिदिन प्रति जवान प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं होमगार्ड्स विभाग के गजेटेड अधिकारियों और कर्मचारियों को हर 3 साल में दिए जाने वाली वर्दी भत्ते को हर साल बढ़ा दिया जाएगा। 60 साल की उम्र पूरी करने वाले सभी होमगार्ड्स को होमगार्ड कल्याण कोष से दी जाने वाली धनराशि में 50,000 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। इस प्रकार से अभी जो हमारे बर्फीले स्थानों पर एसडीआरएफ के जवानों को जो भत्ता दिया जाता है, हमने कहा है उसी प्रकार की व्यवस्था उनके लिए भी करेंगे। आगे चलकर ये जवान हमारे लिए और अच्छा काम करें, उसके लिए जो भी राज्य सरकार की तरफ से हमारे को डीजी होमगार्ड्स के द्वारा भी कुछ बातें कही गई हैं, हम उन सभी पर अमल करेंगे और कोशिश करेंगे कि अधिकाधिक उनका प्रोत्साहन हो। चमोली में देवाल ब्लॉक के सैनिक बाहुल्य गांव सवाड़ में शहीद सैनिकों की याद और सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने शिरकत की। मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान अनिल बलूनी ने सवाड़ के शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और वीर भूमि के अमर शहीदों को नमन किया। वहीं गढ़वाल सांसद ने सवाड़ गांव में सैनिक म्यूजियम के लिए 10 लाख देने की घोषणा भी की है। सांसद बलूनी ने कहा कि जल्द ही सवाड़ में केंद्रीय विद्यालय के प्रस्ताव को स्वीकृत कराया जाएगा। तो बहुत अभिभूत महसूस कर रहा हूँ कि ऐसे वीरों की भूमि में आया हूँ, जहाँ एक से एक वीर पैदा हुए, ऐसी भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूँ। और मैं ये वास्तव में ये तीर्थ भूमि है और इसके विकास के लिए हम लोग सारे काम करने वाले हैं। आज जो वीर सैनिकों का म्यूजियम है उसके लिए 10 लाख रुपए मैं अपने सांसद निधि से दिया है और साथ ही मैं ये आश्वासन देके जा रहा हूँ कि बहुत शीघ्र यहाँ केंद्रीय विद्यालय के बारे में भी घोषणा हम लोग करेंगे। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने शनिवार को चमोली के थराली में जनता दरबार लगाकर स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। जनता दरबार में लोगों ने थराली घाट मोटरमार्ग, कस्बी नगर खनसर मोटरमार्ग का निर्माण कार्य कराने समेत थराली अस्पताल में अल्ट्रासाउंड लगाने की मांग भी की। वहीं अनिल बलूनी ने लोगों की दिक्कतें जल्द दूर करने के निर्देश दिए। इस दौरान सांसद अनिल बलूनी ने अधिकारियों से विकास कामों को लेकर फीडबैक लिया और कामों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। क्योंकि मैं पौड़ी की कर चुका हूँ, रुद्रप्रयाग भी हो चुकी है, चमोली जिले की आज बैठक हो गई है और सभी विभागों उसमें जो भारत सरकार द्वारा संचालित जो योजनाएं हैं उनके साथ साथ जो राज्य के द्वारा भी संचालित उन पर भी चर्चा हुई है। कुछ कामों की समीक्षा हुई है। जहाँ ऐसा लगता है कि काम थोड़ा धीमा है उनको तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां लोगों की समस्याओं के समाधान को जल्दी समाधान करने के भी निर्देश दिए गए हैं। देहरादून के बाद विकासनगर के सिनेमाघरों में पहली जौनसारी फिल्म मेरे गांव की बाट जमकर धूम मचा रही है। फिल्म में महिला का सम्मान और जौनसार के पुराने रीति रिवाज को प्रमुखता से दिखाया गया। जौनसारी संस्कृति को फिल्मी पर्दे के जरिए देश और दुनिया में पहचान देने वाले ये फिल्म मनोरंजन से भरपूर है। वहीं फिल्म की लोग जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। इस फिल्म में अपना रीति रिवाज कैसे हमारे जौनसार में जैसे एक दूसरे के रिश्ते निभाना है, कैसे कहाँ बाहर जाके भी अपना रीति रिवाज आए। वो शाहिदी जो है ना बहुत अच्छी। आयुर्वेद और हर्बल में उत्तराखंड का नाम देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में रोशन हो रहा है, लेकिन इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग बड़े मुनाफे के चलते हर्बल और आयुर्वेद में भी नकली प्रोडक्ट्स का धंधा कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ मरीजों की जान से खिलवाड़ हो रहा है, साथ ही उत्तराखंड का नाम भी दवा के बाजार में खराब हो रहा है। राजधानी देहरादून के सहसपुर क्षेत्र में पुलिस ने एक ऐसी हर्बल फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है जो हर्बल के नाम पर नकली दवाइयां बना रही थी और दवाइयां भी वो थी जो प्रतिबंधित है। ये पहला मामला नहीं है जब प्रदेश में हर्बल और आयुर्वेद की दवाइयां और प्रोडक्ट्स नकली मिले हैं। इससे पहले भी करीब आधा दर्जन मामले ऐसे सामने आए हैं जिनके चलते मेडिसिन मार्केट में उत्तराखंड की छवि पर पट्टा लग गया है। हर्बल जो आजकल हो रहा है, हर्बल में क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो भी बिना
आयुर्वेदिक डॉक्टर के उसके होगी, और इवन जो उसका दवाई का प्रिस्क्रिप्शन भी होता है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर के बिना ही होता है, इसलिए लोग ज्यादा हर्बल प्रोडक्ट कर रहे हैं और उसी में जो एडल्ट्रेशन कर रहे हैं। ग्रीन हर्बल फैक्ट्री में बन रही नकली दवाइयों के मामले में पुलिस ने हर्बल फैक्ट्री के मालिक संजय कुमार के साथ 4 लोगों को अरेस्ट किया। वहीं पुलिस मामले में 2 आरोपियों की तलाश में जुटी है। आयुष विभाग का कहना है कि आने वाले समय में सभी हर्बल और आयुर्वेदिक दवाओं पर नजर रखने के लिए अभियान चलाया जाएगा। निदेशालय स्तर पर जो हमारे अधिकारी उपलब्ध हैं, इसमें स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, इनके माध्यम से विभिन्न उद्योजकों में उद्यम जो भी स्थापित है और निर्माण इकाइयां हैं, उनका निरीक्षण करने का निर्देश हमने दिया हुआ है, ताकि कोई भी दवाई जो है कम मानक की उसमें उपलब्ध ना हो। रेड की गई थी, उसमें वहां पर तैयार माल इस तरह का काफी मिला था जो प्रतिबंधित दवा में और एनडीपीएस की श्रेणी में आता है और कमर्शियल क्वांटिटी की एनडीपीएस की श्रेणी में आता है। उस पर 3 लोग इसमें अरेस्ट हुए थे। बाकी 2 लोग जो सामान को पहुंचाते हैं वहां पर या बनने के बदले जाते हैं, वो वहां मौके पर नहीं मिले, फरार मिले हैं। प्रदेश हर्बल और आयुर्वेदिक के नाम पर झंडे लहरा रहा है, लेकिन उसी का फायदा अब मुनाफाखोर भी उठा रहे हैं। दवा के इन नक्कालों पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है, नहीं तो उत्तराखंड की मैन्युफैक्चर दवा लेने तक से लोगों को डर लगने लगेगा। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। रुद्रपुर के नैनीताल हाईवे पर बेकाबू कार ने रोडवेज बस में टक्कर मार दी। दरअसल कार को बैक करते वक्त कार बेकाबू हो गई और कार ने पहले रोडवेज की बस में टक्कर मारी, फिर एक दुकान की दीवार में जा टकराई। गनीमत रही कि इस दौरान कार की चपेट में कोई नहीं आया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए कार को सीज कर दिया है। उत्तराखंड के कई इलाकों में भालुओं का आतंक देखने को मिल रहा है। बागेश्वर में कपकोट के भनार गांव में भालू को 2 बच्चों के साथ देखा गया। इसके बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि भालू अपने बच्चों के साथ रिहायशी इलाकों की तरफ दौड़ लगा रहा है, जिसके बाद लोगों के शोर मचाने पर भालू जंगल की ओर भागने की कोशिश की। घटना के बाद गांव वालों ने वन विभाग से इलाके में गश्त बढ़ाने और भालू को पकड़ने की मांग की है। वहीं वन विभाग ने गांव में गश्ती टीम भेजने का आश्वासन दिया है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है। तो भालू की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत है। कैमरे में कैद हुआ है भालू अपने 2 बच्चों के साथ। बताया जा रहा है कि इसके बाद ग्रामीणों में दहशत है। हालांकि वन विभाग का कहना है कि वहां पर गश्त बढ़ाई जाएगी और साथ ही साथ लोगों से भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। तो आप देख सकते हैं एक भालू अपने 2 बच्चों के साथ। कुछ दिन पहले जोशीमठ में ये भालू दिखा था। इसके बाद से ही जो आसपास के ग्रामीण इलाके हैं उनमें दहशत है। पौड़ी में विकास को लेकर न्यूज 18 का खास कार्यक्रम हुआ। राइजिंग पौड़ी कार्यक्रम में गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे शामिल हुए। मंच पर उन्होंने कहा कि सीएम थामी के नेतृत्व में विकास की रफ्तार बढ़ रही है और हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? यहाँ पर आप कमिश्नर हैं, कितना विकास यहाँ तक पहुंचा है, क्या आगे का प्लान ऑफ एक्शन आपका है और किस तरीके से यहाँ की सूरत बदल रही है? ये मंडल मुख्यालय भी है और गढ़वाल जो हमारा डिवीजन है जिसमें 7 जिले आते हैं, उसको आप मान सकते हैं कि पौड़ी उसका एपिसेंटर है। और ये आज से नहीं, काफी पहले से पौड़ी का अपना एक विशेष महत्व रहा है। विकास कोई एक दिन की होने वाली प्रक्रिया नहीं होती, ये सतत चलता है। धीरे धीरे चीजें जुड़ती हैं और ऐसा नहीं है कि आज हम और आप यहां बैठे हैं तो ये गति रुक गई है। जो पहले से होता आया उसमें समय के साथ साथ सभी के कंट्रीब्यूशंस रहे। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि पिछले 3-4 वर्षों में यहां हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। बेसिकली अगर मैं 3-4 पॉइंट्स को यहां पर टेकअप करना चाहूं, जैसे हम हेल्थ सेक्टर को लेकर चलते हैं जी, क्योंकि देखिए आम पब्लिक का
जो मुख्य वास्ता होता है वो होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी। ये बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जिनसे हम सभी का सामना होता है। पब्लिक एट लार्ज की भी यही डिमांड होती है कि इन चीजों में सुधार हो, उनको बेहतर ये सुविधाएं मिल सकें। तो मगर एक एक सेक्टर को लेकर चलूं तो जैसे स्वास्थ्य को देखिए, पौड़ी जनपद क्षेत्रफल के हिसाब से काफी बड़ा जिला है और 15 ब्लॉक का ये जिला है। यहां पर जहां श्रीनगर, जहां हम आपके साथ बैठकर ये बातचीत कर रहे हैं जी, यहां पर एक मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी है, बेस हॉस्पिटल है। बेस हॉस्पिटल एक कोटद्वार में भी है, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पौड़ी मुख्यालय पर है। इसके अतिरिक्त 2 उप जिला चिकित्सालय हमारे हैं, 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अगर हम टाइप ए के देखें तो वो करीब 9 हैं और टाइप बी के 84 हैं। पौड़ी में लगातार पर्यटन की संभावना बढ़ रही है। राफ्टिंग के साथ पैराग्लाइडिंग का भी स्कोप बढ़ रहा है और पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। इसके लिए लगातार धामी सरकार होम स्टे को बढ़ावा दे रही है। इसे लेकर होम स्टे संचालक मेजर गुरखी चंदोला से बात हुई। हम उत्तराखंड में पर्यटन की बात करते हैं और पर्यटन आर्थिकी की रीढ़ है और यहाँ के लिए एक मेजर व्यवसाय है, उत्तराखंड के लिए पहाड़ी राज्य है। तो इसी पे आज हम बातचीत करेंगे इस सत्र में। और मेरे साथ जो एक खास 3 मेहमान बने हुए हैं, ये सब अपने अपने क्षेत्रों में महारथी हैं, पर्यटन के क्षेत्र में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सीधे बातचीत शुरू करते हैं। तो मैं मेजर गोरखी चंदोला, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। आपने होम स्टे को इंट्रोड्यूस करा है पौड़ी में, और होम स्टे एक ऐसी चीज है कि पिछले कुछ समय में लगातार उत्तराखंड में बहुत पॉपुलर भी हो रही है। तो आपको कब आइडिया आया और आपने किस तरीके से शुरुआत करा, थोड़ा सा संक्षेप में? सर, होम स्टे मैंने नहीं शुरू किया, होम स्टे तो बहुत पुरानी शुरुआत है। हमने सिर्फ एक एफर्ट लगाया बीच में। मैं अपनी वाइफ और बच्चों के साथ अपने गांव शिफ्ट हुआ था। मेरे दिमाग में होम स्टे स्कीम पहले नहीं थी, लेकिन जब हमने अपने गांव के घर को दोबारा रीबिल्ड करके दोबारा बनाया, अपने छोटी मोटी क्यारियां ठीक करी, तो कुछ दोस्त आए रहने के लिए और उन्होंने ही ये रिक्वेस्ट करी कि अगर हम और आ सकते हैं। उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बोला, तो इस तरीके से करते करते उसी दौरान सरकार की होम स्टे स्कीम जो थी वो चल रही थी। तब हमने होम स्टे को रजिस्टर किया और रजिस्टर करने के बाद बहुत ही अच्छा हमको रिस्पांस मिला कंट्री में चारों तरफ से, और बाहर से भी लोग आने लगे। तो इस तरीके से हमने वहां शुरुआत करी। पौड़ी जिला राज्य की शिक्षा का बड़ा हब है और यहाँ कई तरह के संस्थान भी है। शिक्षाविद भी मानते हैं कि पहाड़ के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस उन्हें अवसर मिलना चाहिए। न्यूज 18 के मंच पर पहुंची शिक्षाविद मंजू राणा से बातचीत हुई। आपका जिनसे इंटरेक्शन होता है, उनके एस्पिरेशंस क्या हैं? क्या आपको लगता है कि वो क्या चाहते हैं पढ़ाई में, क्या चेंज चाहते हैं? तो आज हमारा हर बच्चा तैयार है, हर फील्ड में वो मोर्चा संभालता है, चुनौतियों को संभालता है और उसके बीच अवसर लेता है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हमारा स्टूडेंट फाइट न कर रहा हो। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अगर हम इन्हें पुशअप करते हैं तो ये हमसे आगे बहुत निकलते हैं। आज के बच्चे की सबसे बड़ी जो आवश्यकता है शिक्षा के क्षेत्र में, वो जो चाहता है, मुझे ऐसा लगता है कि रोजगार से बड़ा प्रश्न और कोई है नहीं जो वो चाहे। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, अंतिम गंतव्य उनका यही रहता है कि वो पढ़ें और रोजगार पाएं। और हम भी उन्हें इस दिशा में प्रेरित करते हैं कि वो स्किल बेस्ड एजुकेशन भी ले, अपनी ट्रेडिशनल एजुकेशन भी ले और कुछ ऐसी शिक्षा भी ले जो उनको एक इंसानियत उनके अंदर भर सके। मेरा व्यक्तिगत ये प्रयास रहता है कि हम एक अच्छे इंसान अगर उनको बना देंगे तो वो अपनी जिंदगी बहुत आसानी से गुजार सकते हैं। देहरादून के दून सैनिक इंस्टीट्यूट में 2 दिवसीय टोन्स हिमालयन योग रिट्रीट 2024 का उद्घाटन हुआ। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इसका उद्घाटन किया। कई राज्यों से रिट्रीट में प्रतियोगियों को शुभकामनाएं दी गई। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि योग भारत की ऋषि परंपरा का अमूल्य उपहार है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाई। प्रोग्राम है ये मैंने अपने हस्बैंड लेफ्टिनेंट कर्नल अवनीश प्रताप सिंह, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी मेमोरी में किया है, ताकि उनके जाने के बाद भी लोग
कुछ विजन के साथ जिए, कुछ योगा क्योंकि एक ऐसी चीज है, अगर मैं कोई गिफ्ट देती तो वो शायद ही कुछ दिन चलता, लेकिन अगर हम इस 2 दिन में उनको कुछ ऐसा सिखा जाए, योगा, एक्यूप्रेशर और अलग अलग तरह की जो हमने चीजें इसमें इंक्लूड करी है, उनके थ्रू उनको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा एक तो, और जीवन भर वो इस चीज को याद करेंगे कि हाँ हमने कुछ अटेंड किया।